अच्छा जी, करें स्टार्ट फिर बच्चों, लेक्चर शुरू करें। यस सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने स्टार्ट कर लिया था कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें हमने कल डिस्कस किया था एनाटॉमी के बारे में, और फिर उसके बाद हमने ओवरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और उसके साथ हमने प्रोसेस ऑफ oogenesis और ओवेरियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के फेजेस हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरी का सेकंड फंक्शन पढ़ना है, जिसके अंदर जो कि है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो फीमेल सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, उनकी सिंथेसिस और उनकी सिक्रीशन जो है वो किस तरह से होती है, कौन से सेल उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन हार्मोन्स की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर फीमेल सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो हमारे पास दो हैं, वन इज ईस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। So estrogen or progesterone, both of them are the major female sex steroid hormones। और इन हार्मोन्स की सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस वाइज चूंकि इनकी क्लास एक है, जस्ट लाइक मेल स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन की क्लास से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इनकी सिंथेसिस, जब मैंने आपको स्टार्ट में जब टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होती है, कोलेस्ट्रॉल से होती है। सो यहाँ पे भी चूंकि ये दोनों हार्मोन्स भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, इस वजह से इनकी सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल से ही होगी। सो द सिंथेसाइजिंग सेल्स, जो सिंथेसाइजिंग सेल्स हैं इन हार्मोन्स के, दे मस्ट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, और वो कोलेस्ट्रॉल अंडर द एक्शन ऑफ LH इनिशियली, जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है, वो क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है एक एंजाइम को, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम। ये कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम जो है यहाँ पे तीखा सेल्स, आपको मैंने बताया था कि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उसके अंदर दो तरह के हैं सेल्स, एक जो है वो थीका सेल्स उनको कहते हैं, दूसरे को कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। तो थीका सेल्स जो हैं उनके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम होता है, और वो क्या होता है कि अंडर रिएक्शन ऑफ LH दिस कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड, और ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर लेता है प्रेग्निलोन में। ठीक है, then pregnenolone is further converted within the theca cell with the help of another enzyme that is known as 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme। ये एंजाइम क्या करता है, प्रेग्नेलोन को कन्वर्ट कर देता है प्रोजेस्टेरोन में। सो प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस मेजरली थीका सेल्स के अंदर होती है, और थीका सेल्स के अंदर जो उसकी सिंथेसिस है वो एक्चुअली प्रेग्नेलोन से होती है with the help of an enzyme that is known as 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme। ठीक है, और अगर हम, तो इस तरह से प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज होता है। अगर हम एस्ट्रोजन के सिंथेसिस को देखें तो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस जो है वो यहाँ तक इस पॉइंट तक टेस्टोस्टेरोन तक बिल्कुल सेम है जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस हो रही थी। जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दूसरे टाइप, जिसको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, those follicular cells actually contain an enzyme जिसको हम कहते हैं aromatase enzyme। ये aromatase enzyme under the action of FSH, follicle stimulating hormone, this aromatase enzyme is stimulated, और ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर लेता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल के अंदर। सो एक्सक्यूज मी सर, टेस्टोस्टेरोन, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा चलिए मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं एरोमेटेज एंजाइम, और ये एंजाइम ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर होता है। तो ग्रेनुलोसा सेल्स की स्टिमुलेशन होती है ड्यू टू दी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एरोमेटेज इसके थ्रू, इसकी वजह से एक्टिवेट होता है, और वो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर लेता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल को, एस्ट्राडायोल में जिसको जिसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं। सो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस वही बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ टेस्टोस्टेरोन को ही फॉलो करती है, जस्ट विद अ सिंगल डिफरेंस इन द फाइनल स्टेप, जिसमें जो कि बेसिकली डिपेंडेंट है दो चीज़ों के ऊपर।
एक ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर जो एंजाइम है एरोमेटेज एंजाइम उसके ऊपर, और दूसरा एफएसएच के ऊपर। एफएसएच के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर होते हैं, और वो बेसिकली जब रिसेप्टर के साथ एफएसएच बाइंड करता है तो ये वो बाइंडिंग की वजह से एंजाइम एक्टिवेशन होती है एरोमेटेज एंजाइम की, और वो जो टेस्टोस्टेरोन बना है उसको एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज हाउ द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन अकर्स विद इन द ओवरी। सो अगर इसको नट शेल में देखा जाए इन सारी चीज़ों को, तो हमें दो तीन चीज़ों का पता चलता है कि हार्मोन्स की सिंथेसिस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस, ये डिपेंड कर रही है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, एलएच क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एलएच इस बायोसिंथेटिक पाथवे को इनिशिएट करता है बोथ फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, और FSH क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन। अगर FSH नहीं होगा तो फिर आपके पास एस्ट्राडायोल की सिंथेसिस नहीं होगी फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन। इस वजह से जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको फीमेल सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट करना, that purely depends upon the presence of FSH। अगर FSH अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास जो है फिर सिंथेसिस जो है वो एस्ट्रोजन की नहीं होगी। सो एक तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि LH और FSH का फंक्शन। दूसरा फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इन हार्मोन्स की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोजन की सिंथेसिस मेजरली ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर होती है, प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस मेजरली थीका सेल के अंदर होती है, लेकिन एस्ट्रोजन की सिंथेसिस इट डिपेंड्स अपॉन द थीका सेल्स, बिकॉज थीका सेल इनिशिएट दिस बायोसिंथेटिक पाथवे। तो इस वजह से कहते हैं कि ये दोनों जो है अपनी, ये दोनों सेल्स जो हैं टाइप ऑफ सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, ये कंबाइनली जो है वर्क करते हैं और सिंथेसिस करवाते हैं मेल सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस बायोसिंथेटिक पाथवे में किसी कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई भी सवाल नो हो सर, आपका? क्लियर। अच्छा जी, तो अब हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं इसकी रेगुलेशन को, कि रेगुलेशन जो है वो ओवरीज की किस तरह से होती है। सो जस्ट लाइक टेस्टिस, ओवरीज की रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू होती है, और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस में बेसिकली हाइपोथैलेमस से वही GnRH रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और वहां से फिर FSH और LH रिलीज होता है जो कि फिर इन पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर एक्ट करके इन हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है मेल और फीमेल जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस रेगुलेशन के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, अगर आपको याद हो मैंने आपको स्टार्ट में एक बताया था, ये देखें, जी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पैटर्न, जो जब प्यूबर्टी के बाद जब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है तो पैटर्न ऑफ रिलीज ऑफ FSH एंड LH एंड सिमिलरली द गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो किस तरह से वेरी करता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो मेल में आप देखें आपके पास कोई पल्सेटाइल पैटर्न नहीं आ रहा प्रोडक्टिव पीरियड के अंदर, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है इन केस ऑफ फीमेल उसमें GnRH की पल्सेटाइल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, और अगर GnRH पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज हो रहा है तो सिमिलरली FSH एंड LH भी पल्सेटाइल पैटर्न में ही रिलीज होगा। तो इस वजह से ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द रेगुलेशन ऑफ मेल्स, मतलब टेस्टिस और ओवरीज के। टेस्टिस के अंदर जो जो रिलीज है वो GnRH और FSH और LH की वो एक नॉर्मल पैटर्न के अंदर होती है, जबकि जो ओवरीज है उसमें उसको उसकी जो रेगुलेशन है उसके अंदर जो GnRH है रिप्रोडक्टिव पीरियड के स्टार्ट पे उसकी पल्सेटाइल पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, ताकि वो कंप्लीट हो सकें उसके थ्रू। तो GnRH पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज हो रहा है, सिमिलरली वो FSH और LH को भी पल्सेटाइल पैटर्न में रिलीज करवा रहा है। और अगर आप देखें तो
FSH और LH के अगर आप एक्शंस देखें फॉलिकुलर डेवलपमेंट में और ओव्यूलेशन के अंदर उसका मेन फंक्शन क्या है, तो FSH की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर ही इसके सिर्फ रिसेप्टर्स हैं, और ये क्या करता है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की ग्रोथ के लिए और उसके अंदर एस्ट्रोजन की सिंथेसिस के लिए बेसिकली एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि इसके दो फंक्शंस हैं, एक इसका ट्रॉफिक इफेक्ट है जिसकी वजह से सेल ग्रोथ होगी, ग्रेनुलोसा सेल्स की ग्रोथ होगी, और दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है कि वो सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन को इनिशिएट करता है। सो ये दो इसके मेजर इफेक्ट्स हैं। और जब जब सिंथेसिस होती है एस्ट्रोजन की, सो एस्ट्रोजन जो सिंथेसाइज होता है वो लोकली दोबारा ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर भी एक्ट करता है, और ग्रेनुलोसा सेल्स का के ऊपर उसका भी ट्रॉफिक इफेक्ट है। सो इसका मतलब ये है कि बोथ FSH एंड एस्ट्रोजन हैज ट्रॉफिक इफेक्ट अपॉन द ग्रेनुलोसा सेल्स, और FSH का मेजरली दूसरा जो फंक्शन है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन विद इन द ग्रेनुलोसा सेल्स। ये FSH के मेजर फंक्शंस हो गए। उसके बाद अगर हम LH की बात करें तो LH का जो मेजर इफेक्ट है वो बेसिकली मेजर फंक्शन है वो ओव्यूलेशन के अंदर है कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर राइज करता है सफिशिएंट अमाउंट में, और वो इतना राइज करता है कि वो सफिशिएंट होता है टू रप्चर द डोमिनेंट फॉलिकल, सो दैट डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर हो और वहां से ओवम रिलीज हो, ताकि वो फिर मूव करे टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब एंड टुवर्ड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक फंक्शन दैट इज द मेजर फंक्शन LH का ओव्यूलेशन है, एंड सेकंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की जो फॉर्मेशन है वो ही बेसिकली LH के ऊपर डिपेंडेंट है। सो फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल का रप्चर कराना, उससे ओवम का रिलीज करवाना, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ LH। एंड सेकेंडली जो रिमेनिंग फॉलिकल है, फॉलिकुलर सेल्स हैं आफ्टर रप्चरिंग, दो फॉलिकुलर सेल्स उनको कन्वर्ट करना कॉर्पस ल्यूटियम में, उनसे कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होना, वो भी बेसिकली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए हम ये दो फंक्शंस हो गए आपके पास LH के, ओव्यूलेशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर हम बात करें फीडबैक इफेक्ट की, ये फीडबैक इफेक्ट जो है वो किस तरह से होता है बिटवीन द इसका फीडबैक इफेक्ट क्या है। सो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। सो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, या ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। किसी जगह पे वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट के थ्रू काम करता है, किसी जगह पे पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के थ्रू काम करता है। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, तो 28 डेज का जो एक साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें जो 14 डेज होते हैं उसको फर्स्ट 14 डेज उसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और फिर जो लास्ट 14 डेज होते हैं उनको हम ल्यूटल फेज कहते हैं। और इन बिटवीन द ल्यूटल फेज एंड फॉलिकुलर फेज देयर इज मिड साइकिल, जिसमें बेसिकली ओव्यूलेशन होती है आफ्टर मेंसेस। सो उसको हम फिर मिड साइकिल कहते हैं। सो ये बेसिकली इसका सेंटर ही होता है 28 डेज का, जो सेंटर में जो 5 to 7 डेज होते हैं वो बेसिकली उसमें हम मिड साइकिल कहते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली वो 48 आवर जिसके अंदर ओव्यूलेशन होनी है, दैट इज बेसिकली द ये बेसिकली वो मिड साइकिल उसको हम कहते हैं। तो अगर आप देखें फॉलिकुलर फेज को, तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है उससे GnRH रिलीज हो रहा है, और GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, और वो जाके FSH और LH रिलीज करवा रहा है, और FSH और LH ओवरी के ऊपर एक्ट करके ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कर रहा है। सो ईस्ट्रोजन का यहाँ पे अगर फॉलिकुलर फेज में देखा जाए तो इट हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और जहाँ से जिसका इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस फेज द रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन इज इन कंट्रोल्ड मैनर, कि वो कंट्रोल मैनर के अंदर उसका रिलीज होती है। लेकिन तो यहाँ पे ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज यहाँ पे एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर हम मिड साइकिल पे जाएं, तो मिड साइकिल में आप देखें उसी तरह से जो ओवरी एस्ट्रोजन सिंथेसाइज कर रहा है, दैट एस्ट्रोजन
has again positive feedback effect both upon the anterior pituitary gland and also upon the hypothalamus. ठीक है, यहाँ पे hypothalamus का नहीं गिवन, लेकिन hypothalamus के ऊपर भी इसका इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि GnRH ज़्यादा रिलीज होगा, GnRH ज़्यादा रिलीज होगा तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका इफेक्ट इनहांस होगा, रिसेप्टर अप रेगुलेशन होगी, बिकॉज अगर रिसेप्टर ज़्यादा होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रॉप्स के ऊपर तो ज़्यादा GnRH को रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसके साथ ज़्यादा GnRH अगर यहाँ पे एक्ट करेगा तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा FSH भी रिलीज होगा, और LH जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड होता है इस फेज में। और उसमें अगर FSH और LH को देखा जाए तो मेजर जो कंसंट्रेशन होती है वो LH की होती है, ठीक है। और LH क्या करता होता है कि वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओव्यूलेशन। सो ड्यूरिंग मिड साइकिल नॉर्मली ओव्यूलेशन occurs, and for that ovulation there must be increased concentration of LH and FSH in the blood. So specifically LH इसलिए important ताकि वो ovulation करवा सके, FSH इसलिए important है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन को बना सके और एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट हो सके ताकि ब्लड के अंदर LH की कंसंट्रेशन हाई रहे, LH सर्ज हो और ओव्यूलेशन हो। सो ड्यूरिंग दिस मिड साइकिल आपको पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट मिलता है एस्ट्रोजन का, लेकिन फिर जब मिड साइकिल गुजर जाता है और जब ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आफ्टर ओव्यूलेशन जब कार्पस ल्यूटम डेवलपमेंट होती है, तो उस फेज को हम फिर ल्यूटल फेज कहते हैं। उस फेज में जो ओवरीज हैं ये मेजरली प्रोजेस्टेरोन बना रही होती हैं, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है, प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं आएगा, एस्ट्रोजन भी आता है, लेकिन मेजरली ड्यूरिंग ल्यूटल फेज progesterone is dominant, and progesterone also has negative feedback effect upon the anterior pituitary and hypothalamus, जिसकी वजह से कंट्रोल मैनर में बेसिकली ये जो रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर से रिलीज होंगे, और इसकी वजह से तो इसमें ये है ड्यूरिंग ल्यूटल फेज तो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है ज़्यादा, एस्ट्रोजन भी आता है, दैट एस्ट्रोजन आल्सो हैज द synergistic effect with the progesterone, like progesterone जो एस्ट्रोजन होता है ये प्रोजेस्टेरोन के साथ क्या करता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन की जो एक्टिविटी है ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, मतलब कि एस्ट्रोजन बेसिकली जिन टारगेट्स के ऊपर जो जो प्रोजेस्टेरोन के टारगेट रिसेप्टर्स हैं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो एस्ट्रोजन क्या करता है वहाँ पे जाके उन टारगेट रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन आएगा अगर वो लो लेवल में भी आएगा तो सेंसिटिविटी जब बढ़ी है तो उसका इफेक्ट इनहांस होगा, वन it increases sensitivity, और second it causes the upregulation of the receptors, के receptors की upregulation करवा देता है इन टारगेट स्ट्रक्चर्स ताकि प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स ज़्यादा हों और प्रोजेस्टेरोन जब आए तो वो इफेक्टिवली अपना काम परफॉर्म कर सके। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो एक्टिविटी है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। सो ये हमारे पास तीनों फेजेस के अंदर मैंने आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट्स के बारे में बताया, और इसके अलावा अगर आपको याद हो इस टेस्टोस्टेरोन में मैंने आपको बताया था रेगुलेशन के अंदर, ये देखें कि सर्टोली सेल जो है एक दूसरा फैक्टर भी रिलीज करता था इनहिबिन, जो कि जिसका डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट था अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो इसी तरह से ओवरीज के अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ओवरीज के अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनका भी इफेक्ट है, वहाँ से भी इनहिबिन प्रोड्यूस होता है, और उस इनहिबिन का सिमिलर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लेकिन साथ में ओवरी यहाँ पे एक दूसरा काम करता है कि ये इनहिबिन के साथ साथ एक दूसरा फैक्टर भी रिलीज करा सकता है जिसको हम कहते हैं एक्टिविन, एक्टिविन नाम है उसका। सो एक्टिविन क्या करता है, ये बेसिकली एक्टिवेट करता है, उसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट है अपॉन द anterior pituitary gland to increase the production of FSH. So normally during mid cycle granulosa cells एक्टिविन रिलीज करते हैं ताकि उसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट हो along with estrogen on the anterior pituitary gland, और वो ज़्यादा से ज़्यादा FSH और LH आए, while during follicular phase and luteal phase the granulosa cells release inhibin to have negative feedback इफेक्ट अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे उनका फिर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट आएगा। तो ये सारा का सारा था
अबाउट द फीडबैक रेगुलेशन इन दोनों हार्मोन्स की थ्रू हाइपोथैलेमस यूट्रिक से वो किस तरह से होती है। इस यहाँ तक किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटे। नो सर, क्लियर है। अच्छा, तो सर ग्रेनुलोसा बच्चे, सेल्स जो जी जी इनहिबिन रिलीज हो रहा है, जी जी, सर आप क्या, इनहिबिन जो आपने जी जी, बताया मिड साइकिल में जो बताया अच्छा, मैंने वो आपको दोबारा बताया कि बता दें। देखें ड्यूरिंग मिड साइकिल क्या हो रहा है। ड्यूरिंग मिड साइकिल नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट आपके पास आता है, एंड ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज आपके पास नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है। जो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है अपॉन दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस। सो जहां पे जिस फेज के अंदर पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर हम फॉर एग्जांपल मिड साइकिल की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरिंग मिड साइकिल ग्रेनुलोसा सेल विल रिलीज एक्टिविन, so that activin has positive effect upon the anterior pituitary gland और वो further stimulation काज करेगा गोनेडोट्रॉफ्स की और वहां से ज्यादा FSH रिलीज होगा। सो एक तरह से ड्यूरिंग मिड साइकिल दिस ग्रेनुलोसा सेल से जो एक्टिविन आ रहा है दैट विल साइनर्जिस्टिकली इंक्रीज या एस्ट्रोजन के साथ साइनर्जिस्टिकली वर्क करेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उसका पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होगा और वहां से FSH की रिलीज को बढ़ाएगा। लेकिन जब कभी भी फॉलिकुलर फेज है या ल्यूटियल फेज है जिसमें जो रिलीजिंग हार्मोन है फ्रॉम द ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो ड्यूरिंग दीज टू फेजेस ग्रेनुलोसा सेल्स एक्टिविन के बजाय इनहिबिन रिलीज करेंगे ताकि वो भी साथ एस्ट्रोजन के साथ और प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट करें अपॉन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ताकि हार्मोन्स की जो रिलीज है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वो कंट्रोल में लगे। समझ आई आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है और इंशाल्लाह कल फिर हम डिस्कस करेंगे एक्शंस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, और फिर आगे जो है हम जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको हम डिस्कस करेंगे हार्मोन वाइज, और उसके बाद फिर हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ओके सर, चलें जी, अल्लाह थैंक यू हाफिज। बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।